हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन द लर्न विद डिटर्मिनेशन। आज हम लोग एंटोनियो ग्राम्स्की के बारे में पढ़ेंगे। एंटोनियो ग्राम्स्की कि अगर लाइफ को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि इनका लाइफ कितना ट्रेजिडिक होने के बावजूद वो क्या था, इंस्पिरेशनल लाइफ था कि इससे दूसरे लोग क्या हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एंटोनियो ग्राम्स्की का लाइफ ड्यूरेशन 1891 टू 1937। ओके, एंटोनियो ग्राम्स्की एक इटालियन फिलोसोफर थे। दैट मीन्स वो इटली से बिलोंग करते थे, वो इटली के रहने वाले थे। एंटोनियो ग्राम्स्की का सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये थी कि उनके फादर को एक फ्रॉड केस में फंसा दिया गया था। जैसे अक्सर जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं उनको कोई भी किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करता है। तो सबसे पहले उनके फादर को किसी फ्रॉड केस में फंसा दिया गया। एक फ्रॉड केस में फंसाने के वजह से अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं तो हम लोग जेल भेजे जाएंगे। तो उसी तरह उनके फादर को अरेस्ट कर लिया गया था। अब जैसे ही उनके फादर को अरेस्ट कर लिया गया था, अब जैसे अगर हम लोग के घर में कोई अर्निंग मेंबर ना हो तो हम लोग डिफ़िकल्टी में पड़ जाते हैं कि हम लोग को खिलाएगा कौन, हमारी ज़रूरतें कौन पूरा करेगा। तो उसी तरह एंटोनियो ग्राम्स्की के जब फादर अरेस्ट कर लिए गए तो ग्राम्स्की को बहुत सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, उनको सही से खाना नहीं मिल पाया। तो जिसकी वजह से अगर हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसी तरह हम लोगों को किसी न किसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ग्राम्स्की को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से सफ़र्ड फिज़िकल डिफॉर्मिटी, उनको फिज़िकली क्या हो गया, किसी तरह से प्रॉब्लम हो गया ड्यू टू पॉवर्टी, उनकी गरीबी की वजह से। ठीक है, फिज़िकली डिफॉर्मिटी यहाँ बोल सकते हैं ग्राम्स्की हंच बैक्ड हो गए थे। हंच बैक्ड मीन्स वो कुबड़े होकर चल रहे थे। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक स्ट्रेट। ओके, लेकिन इतने मुश्किलात का सामना करने के बावजूद ग्राम्स्की के अंदर एक जज्बा बना रहा, एक पैशन चलता रहा स्ट्रगल करने का। ठीक है, तो वो स्ट्रगल किए और उन्होंने क्या किया, एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया अपने लाइफ में सरवाइव करने के लिए। तो जब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया तो वो देखे ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उनके परफॉर्मेंस के बिना पर उनको एक स्कॉलरशिप मिलता है। ओके, स्कॉलरशिप मिलते ही वो क्या करते हैं, ट्यूरिन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेते हैं। कब ज्वाइन करते हैं, 1911 में। 1911 में उन्होंने ट्यूरिन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप याद रहे कब मिला था, वो ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तो उन्होंने क्या किया, कार्ल मार्क्स के लेक्चर्स को सुना। कार्ल मार्क्स के लेक्चर्स को जानने के बाद उनको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हो गई। उनको पॉलिटिक्स में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। तो जब वो देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स इतना कुछ होता है तो क्यों ना हम भी कुछ करें। तो कार्ल मार्क्स का जब उन्होंने स्पीच सुना, उनके लेक्चर्स को सुना, तो लेक्चर्स में देखा कि दो क्लास के बारे में बात हो रही है, वर्किंग क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, वर्किंग कैपिटलिस्ट। तो इसमें क्या है, इन दोनों में क्या है। कार्ल मार्क्स ये प्रूव करना चाहता था कि कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा क्या करती है, इकोनॉमी का यूज़ करती है अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए। तो ग्राम्स्की इसी पॉइंट को लेकर उसमें इन्वेस्टिगेट करने लगे। वो सोचे कि हमको भी अब कुछ करना है, इस मामले में कुछ तो बोलना है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पॉलिटिक्स से इंस्पायर होकर इटालियन सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो जब वो इटालियन सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे तो उसके बाद वो एक और पार्टी बनाने के बारे में सोचे। तो जब उस वक्त इटली में इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाया जा रहा था तो वो भी उसके फाउंडिंग मेंबर बन गए। ICP मीन्स इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी। इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर बन गए, यानी इनके ज़रिए उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने में। तो अब जाहिर सी बात है, जब इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी या किसी भी पार्टी में हम ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये वर्कर्स के सपोर्ट में बहुत सारे मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया। तो जब वो खुद को मूवमेंट में इन्वॉल्व करने लगे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। जाहिर सी बात है, अब किसी भी तरह के मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो सरकार को पसंद नहीं आता है। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त मुसोलिनी की जो सरकार थी उसने क्या किया, ग्राम्स्की को अरेस्ट करवा दिया, जिसे 1926 में अरेस्ट कर लिया गया ग्राम्स्की को। लेकिन इतना डिफ़िकल्टी होने के बावजूद वो जेल में भी नहीं रुके और जेल में भी वो कुछ ना कुछ क्या रहे, करते रहे। ठीक है,
तो जेल में उन्होंने अलग अलग पॉलिटिक्स के मुद्दे पर आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, जिसके कॉम्पोजिशन को हम लोग प्रिजन नोटबुक्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा मॉडर्न प्रिंस भी उनकी किताब है, और इन दोनों किताब में उन्होंने अपना क्या नज़रिया दिया उन सब के बारे में बताया है, पॉलिटिक्स के अलग अलग मुद्दे के बारे में डील किया है। तो उनके लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं कि ग्रामसी एक इटालियन फ़िलासफ़र थे। उनके फ़ादर को फ्रॉड के केस में फंसा लिया गया था, तो उनके फ़ादर को अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट होने के बाद ग्रामसी में क्या हो गई, बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो हंचबैक्ड हो गए थे। और लेकिन वो ऑफिस में जब काम करना शुरू किए सर्वाइव करने के लिए, तो उनका एक स्कॉलरशिप लगता है, और स्कॉलरशिप के बेसिस पर वो ट्यूरिन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं 1911 में। और उसी दौरान कार्ल मार्क्स के लेक्चर से इंस्पायर होने के बाद वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे, और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने की वजह से उन्होंने इटालियन सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया, और साथ ही साथ इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के भी वो फाउंडिंग मेंबर बने। लेकिन उसके बाद वर्कर मूवमेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था 1926 में। लेकिन जेल में भी उन्होंने पॉलिटिक्स के मुद्दे को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, जिसे हम लोग प्रिजन नोटबुक्स के नाम से जानते हैं, और उनकी दूसरी किताब मॉडर्न प्रिंस। ओके, इज़ दैट क्लियर? आई होप इट विल बी क्लियर।